अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, उसको शेयर किया कीजिए। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। मैंने सद लेजे में कहा, तैयारी करो। कैसी तैयारी? पीछे से अचानक किसी मर्द की आवाज आई। मेरे पीछे दो आदमी खड़े थे, उनके साथ मोतिया बाई भी थी। ये चेहरे मेरे जाने पहचाने हुए थे। इन चेहरों पर विठल और मौजदार के आदमियों की छाप थी। पिछले 7 साल मैं इन चेहरों के दरमियान रह रहा था। मेरे तमाम हवास इन्हें पहचान चुके थे। कहाँ जाने का इरादा है? उनमें से एक ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे धकेलते हुए कहा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो, ये मेरा और चंपाबाई का मामला है। बेहतर है कि तुम लोग दरमियान में ना पड़ो। मोतिया बाई, दूसरा शख्स अब तक खामोश खड़ा था। उसने जुबान खोली। इसे बता दो कि इस इलाके में नौशे के बगैर पता नहीं हिलता। मोतिया बाई ने इश्तियाल में कहा, सुन लिया तुमने मियाँ? अब सीधे सीधे यहाँ से भाग जाओ और आइंदा इस तरफ का रुख मत करना। अकेली औरतें समझकर हाथ उठाया था। अभी नौशा जिंदा है। मोतिया बाई, मैंने तुमसे कहा था कि बात मत खराब करो। ये नौशा और शहबाला अलग ही रखो। चंपा बाई मेरे साथ जा रही है। चंपा बाई कहीं नहीं जाएगी। नौशा की भारी आवाज गूंजी। नौशा के बगैर यहाँ से कोई सवारी नहीं जाती। हर मामला पहले नौशा से निपटना पड़ता है। इन गली में जो कुछ होता है वो नौशा के हुक्म के बगैर नहीं होता। नौशा को मत जगाओ बेटा। जेब में पैसे हो तो ठंडे ठंडे तमाशा देखो। नौशे के साथी ने इस्तहजा से कहा। दफा होते हो या नहीं? नौशा गरज के बोला। चंपा बाई चलो। मैंने नौशा की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। चंपा बाई नहीं जाएगी। चंपा बाई को कोई नहीं रोक सकता। थू, नौशा के साथी ने मुंह आगे करके फर्श पर थूक दिया। क्या बकवास किया जा रहा है साले? इतनी देर से टटर किए जा रहा है। यहाँ से निकलता है या उठा के फेंकना पड़ेगा? वो गालियां देता हुआ तैश में मेरे पास आया और मेरे जबड़े पर उसने मुक्का मारना चाहा। मैं उनके साथ कोई झगड़ा मोल लेने से घबरा रहा था, इसलिए जैसे ही उसने हाथ उठाया मैंने फुर्ती से अपना मुंह एक तरफ कर लिया। नौशे के साथी का छछलता हुआ हाथ मेरे बाजू पर पड़ा। वो झोंक में कुछ झुका और सरपटा गया। मैंने उसी लम्हे से फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया कि इस ताहीर के बगैर उसके पेट में पूरी कुव्वत से घुटना मारा। घुटना मारते के मुंह पर लगा था। नौशा का साथी बिलबिला गया और पेट पकड़े हुए फर्श पर लौटने लगा। मैंने उसके साथ एहतियात इसलिए नहीं बरती थी कि नौशा के तेवर अच्छे मालूम नहीं होते थे। बेहतर यही था कि एक को नकारा कर दिया जाए। अपने साथी का हशर देखकर नौशा की आंखों में खून उतर आया। मैंने एक बार फिर उसे दरमियान में दखल न देने और इस मामले से अलहदा रहने का मशवरा दिया, लेकिन नौशा ने अपने नेफे से उस तरह निकालकर खोल लिया था। मेरा हाथ खाली था और चाकू निकालने का वक्त निकल गया था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। फर्नीचर की वजह से जगह भी तंग थी। नौशे ने इतना तो जान लिया था कि मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं हूँ। गुंडे हथियार उसी को निकालते हैं जब जुबानी तनबीह और दूसरे हरबे नाकाम होने का अंदेशा हो। दोनों औरतें बाहर जाने वाले दरवाजे के पास एक दूसरे से लिपटी हुई खड़ी थी। मोतिया कुछ देर पहले शुस्ता लहजे में बात कर रही थी, मगर अब गालियां बकने लगी थी। चंपाबाई को सख्ता सा हो गया था। मुझे डर था कि कहीं चंपाबाई फरार होने में कामयाब ना हो जाए। दूसरी तरफ नौशा उस तरफ लिए पर तोल रहा था। उस तरह की तेज धार रोशनी से चमक रही थी। यकायक उसने हमला करने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मैं तेजी से बाएं जानब हट गया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। उसने चश्मोजन में उस तरह दाएं हाथ से उछालकर बाएं हाथ में पकड़ा और मुझ पर हमला कर दिया। बचते बचते मेरे हाथ पर उस तरह ने एक लकीर खींच दी। अगर मैं चंद कदम पीछे हटकर उसके अचानक हमले से न बचता तो उस तरह मेरी बाईं पसली काटता हुआ गुजर जाता। पीछे एक बड़ा संदूक रखा था। मैं उसे टकरा गया। नौशा ने एक गलीज गाली दी और उस तरह ताने हुए धमकियां देता हुआ मुझ पर दोबारा चपटने के लिए पर तोले। नौशा को तवक्का नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी जमीन पर बैठ जाऊंगा। उधर वो बढ़ा, उधर मैं बैठा। नतीजे में नौशा खुद संदूक पर गिरते गिरते रह गया। मुझे यकीन था कि इस तरह उसका दूसरा हमला मेरे सर पर होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मेरे पास संदूक से टकराने के बाद अपने बचाव की एक ही सूरत रह गई थी। मैं उसकी दोनों टांगे पकड़कर इतनी तेजी से आगे की तरफ उछला कि इसका मुंह संदूक पर जा पड़ा। इस तरह इसकी थोड़ी शिस्ता हो गई थी और नीचे के कई दांत टूट गए होंगे। नौशा अपनी चीख नहीं रोक सका और बुखलाहट में उस तरह पर काबू नहीं रख सका। उसने खुद अपनी उंगलियां काट ली। मैंने उसकी टांगे नहीं छोड़ी। वो संदूक से उछलता हुआ फर्श पर आ गया और जमीन से उसका मुंह टकराया तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। नौशा का पूरा मुंह चकनाचूर हो गया। उसने अपनी टांगे आजाद कराने की थोड़ी सी जद्दोजहद की। मैंने उसकी एक टांग मरोड़ दी। वो भयानक कराहे बुलंद करने लगा। मैं उससे निपटने में इतना मुनहकम था कि मुझे मोतिया और चंपाबाई के भागने की खबर भी नहीं हुई कि वो दोनों कमरे में नहीं थी। नौशा का दूसरा साथी पेट पकड़े हुए फर्श पर हाथ पांव मार रहा था। उसकी आवाजों में नौशा की आवाजों ने शामिल होकर और दहशत फैला दी थी। मेरा ख्याल था कि नौशा कुछ देर जरूर मजामत करेगा, मगर वो तो बहुत जल्द ओसान खो बैठा। सिर्फ चंद मिनटों में कमरे की यह हालत हो गई थी। मुझे यकीन था कि मोतिया और चंपा अभी दूर नहीं पहुंची होंगी। मैं नौशा उसके साथी को छोड़कर बाहर की तरफ लपका। अंदर टीन का साइबान पड़ा हुआ था। ये एक छोटा सा मकान था। एक और सजा हुआ कमरा खुला था। अमूमन जीने वाले मकानों पर एक ही रास्ता होता है। मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। इसका मतलब यह था कि चंपा और मोतिया अगर दीवार फलांग कर दूसरे मकान में नहीं गई हैं तो इसी मकान में होंगी। बावर्ची खाने के करीब मुझे कोठरी जैसा एक कमरा बंद नजर आया। मैंने दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने और झुर्रियों से झांकने की कोशिश की।
اندر گہرا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ ان سے یہ بعید نہیں تھا کہ دوسرے مکان میں اتر کر پولیس کو بلا لیں۔ اندر دو آدمی کرا رہے تھے، ایک کا چہرہ لہولہان تھا، میرا کوئی گواہ نہیں تھا۔ یا تو مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا یا پھر پولیس کے خطرے سے بے پرواہ ہو کر موتی اور چمپا بائی کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مگر ابھی کتنی دیر ہوئی تھی، میں انہیں نیچے راستے میں پکڑ سکتا تھا، لیکن راستے میں انہیں پکڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، پوری سڑک پر ہنگامہ ہو جاتا۔ میں صاحبان میں کسی دیوانے کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا، میرے قدم باورچی خانے سے مہلک کوٹری کی طرف اٹھتے تھے۔ اگر وہ دیوار پلانگ کر گئی ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کسی چیز کی مدد ضرور لی ہوگی۔ میں نے غور سے جائزہ لیا، دیوار کے ساتھ کوئی کرسی یا میز لگی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے بے تحاشا کوٹری کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لکڑی کا دروازہ ہلنے لگا۔ ادھر آ جاؤ چمپا بائی، باہر آ جاؤ، میں نے چیخ چیخ کر کہا۔ کوٹری کے اندر ضرور کوئی موجود تھا، کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اور زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ چمپا بائی، اگر تم باہر نہ نکلی تو میں اس کوٹری کو آگ لگا دوں گا، باہر آ جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو نیلم جان واپس نہیں آ جائے گی، میں تم سے صرف اس کے گھر کا پتہ چاہتا ہوں۔ میں چیختا چلاتا رہا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چمپا، آپ تم ہمیشہ کے لیے اندر رہو، میں باہر سے کنڈی لگا کر آگ لگا رہا ہوں۔ نہیں نہیں ٹھہرو، چمپا بائی نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ میں باہر آ رہی ہوں۔ ساتھ ہی کوٹری کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے لرزہ بر اندام چمپا اور موتیا برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے سفید ہو رہے تھے۔ موتیا بائی، تم نے خواہ زحمت کی، وہ دونوں اندر تڑپ رہے ہیں۔ چمپا کو معلوم تھا کہ میں فیض آباد میں اس کے بالا خانے پر کن لوگوں کے ساتھ پہنچا تھا، پھر بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ نیلم جان تمہاری کون تھی؟ موتیا نے سہم کر پوچھا۔ کیا کرو گی پوچھ کر؟ میری آواز بھر آ گئی۔ میں اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو چمپا بائی، دیر نہ کرو، میرا سینہ چل رہا ہے۔ ابھی اسی وقت؟ چمپا بائی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ مگر آپ سوچئے تو میاں، اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، نامعلوم آپ وہ لوگ وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ موتیا نے نرمی سے کہا۔ تم پھر فضول باتیں کرنے لگی موتیا بائی۔ مجھے چمپا بائی کے ساتھ چاہے دنیا کے آخری سرے تک جانا پڑے، مگر میں نیلم جان کے گھر کا پتہ ضرور چلاؤں گا۔ مگر چمپا باجی کو نیلم جان کے گھر کا پتہ نہیں معلوم ہے، موتیا بولی۔ میاں جذبات میں نہ آئیے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو پوچھنے میں غلطی کی، ذرا ایک دو دن ٹھہریے، ہم یہ اطمینان کر کے کیوں نہ چلیں کہ وہاں تک جائیں اور کچھ بات بھی نہ بنے، وہاں طویل طویل سفر کرنا پڑے اور حاصل وصول کچھ نہ ہو تو فائدہ۔ آپ چاہیں تو یہاں ٹھہریں، مگر یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ یقیناً ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ میں باجی کی طرف سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم کسی اور طرف نہیں نکلیں گے، آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، جہاں تک بھی آپ لے جائیں۔ البتہ بالاخانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنے میں ایک دو دن کی دیر لگے گی۔ موتیا بائی، تم نے پھر ہیلو حجت شروع کر دی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف چمپا بائی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں باجی کو تنہا آپ کے ساتھ بھیج دوں گی میاں، آپ شک نہ کیجئے، ایک بار رنڈی کی بات کا بھی اعتبار کر کے دیکھیے۔ بس کرو، میں نے چمپا بائی کی کلائی تھام لی۔ چلو۔ موتیا بائی رونے لگی۔ چمپا کی حالت تو پہلے ہی ابتر تھی۔ میں نے نیلم جان کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، موتیا سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ اس کی موت کا جتنا دکھ تمہیں ہے اتنا ہی ہمیں بھی ہے۔ چمپا بائی، تو اپنی بیٹی کے کفن دفن میں شریک نہیں ہوئی، یہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کی لاش سڑک پر چھوڑ کر چلی آئی؟ موتیا بائی، اپنی زبان بند رکھو، اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو… میں نے دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال لیا۔ چاقو دے کر موتیا کی زبان پر جیسے فالج گر گیا، وہ اپنے بال کھسوٹنے لگی۔ چمپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے جانے دو موتیا، چمپا نے اداسی سے کہا۔ چلو میرا سامان نکالو۔ موتیا دھاڑتی ہوئی اپنی بہن سے لپٹ گئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ بلکتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں اکیلی نہیں جانے دوں گی، میں چمپا بائی کے سوا کسی کو نہیں لے جاؤں گا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا، اور کان کھول کے سن لو موتیا، اگر تم نے میرے جانے کے بعد کوئی بے وقوفی کی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آ سکے گی، سمجھی؟ تم اپنے حمایتیوں کو بلانے کا حشر دیکھ ہی چکی ہوگی۔ جلدی کرو چمپا بائی، سامان نکالو، اندر ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کی جلد خبر نہ لی تو بالا خانے پر پولیس آ جائے گی، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ موتیا نے ٹین کے ایک چھوٹے صندوق میں چمپا کا سامان بھر دیا۔ ایک مختصر بستر بھی جلد از جلد تیار کر دیا گیا۔ بستر میں چادر، تکیے اور کمبل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ موتیا چمپا کے کپڑوں کے لیے اندر گئی تو لگے ہاتھوں نوشا اس کے ساتھی کی درگت بھی دیکھ آئی ہوگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت بوکھلائی ہوئی تھی، قدم رکھتی کہیں تھی اور پڑتا کہیں تھا۔ باہر نکلتے وقت جب ہم اس کمرے سے گزرے تو نوشا کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا، اس کا ساتھی ایک طرف بے ہوش پڑا ہوا تھا یا مر گیا تھا۔ نوشا ابھی تک کل بلا رہا تھا۔ چمپا بائی کی سسکی نکل گئی۔ میں نے چمپا اور موتیا کو آگے کیا، خود ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ دروازہ کھلا تو شوخی جان کی آواز آئی۔ سات زندے سروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شوخی جان ابھی تک اسی شخص کے پاس بیٹھی ہوئی شرما رہی تھی، گا رہی تھی۔ ہم دائیں جانب کے کمرے سے نکلے۔ موتیا نے صندوق اور چمپا نے بستر سنبھال رکھا تھا۔ محفل طے کر کے سامنے کے دروازے سے جانے کے بجائے سازندوں کی نشست عبور کر کے ہم دبے قدموں سے بائیں جانب کے کمرے میں آ گئے۔ یہاں آ کر چمپا نے برقع اوڑھا۔ اس کمرے سے بھی ایک دروازہ زینے میں کھلتا تھا۔
इस तरह हम तमाश बीनों की नजरों में आने से बच गए। रुखसत होते वक्त मैंने मोतिया को ये मोहलत नहीं दी कि वो चंपा से कोई बात कर सके। मोतिया ने उसे एक टेहोका दिया। दोनों एक बार फिर गले मिलकर रोने लगी। मोतिया भाई, अपनी बहन की जिंदगी प्यारी है तो उसकी वापसी का इंतजार खामोशी से करना। मैंने जीने से उतरते हुए मोतिया के काम में दोबारा ये बात डालनी मुनासिब समझी। गली में कुछ दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा। सड़क के नुक्कड़ पर हमें एक तांगा मिल गया। वो शख्स जो मुझे मोतिया के बालाहाने पर ले गया था फिर कहीं नजर नहीं आया। मैंने तांगे वालों को अपने होटल का पता बताया। चंपा को तनहा तांगे में छोड़कर होटल जाना मुनासिब नहीं था। मैंने उसे भी साथ ले लिया। होटल के लोगों ने जब मेरे साथ एक बुर्कापोश औरत देखी तो उनकी आंखें तिलमिलाने लगी, लेकिन मैंने अपने कमरे में आकर बैरे को फौरन बिल लाने की हिदायत की। चंपा इस दौरान में खामोश बैठी रही। बिल अदा करने के बाद अपना मुख्तसर सामान उठाकर मैंने स्टेशन का रुख किया। आगरा सिटी स्टेशन पर जब मैं चंपा को साथ लिए हुए टिकट घर की तरफ जा रहा था तो चंपा ने मुझे मुखातिब किया, मैसूर का टिकट मत लेना, बंबई तक का टिकट लेना। मैं ठुठक कर रुक गया। चंपा भाई, सही सही बताओ कहाँ जाना है, मैंने तलखी से कहा। और ये बात जान लो कि फरार की किसी कोशिश का नतीजा बहुत हौलनाक होगा। फैजाबाद में सबको मालूम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जामू को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। जो बात मैं मोतिया से कहकर आया हूँ वही तुमसे कहता हूँ। मोतिया भी जान से जाएगी। मैंने तुम्हें गलत बताया था। फहमीदा मुझे बंबई में मिली थी। चंपा के लेजे में अब पहले जैसी लर्जिश नहीं थी। अच्छा तो बंबई चलते हैं। तुम जहां जहां कहो कि मैं वहां वहां जाऊंगा। मैं उस पर नजर रखे हुए टिकट घर की तरफ बढ़ गया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। खिड़की से मालूम हुआ कि दिल्ली से बंबई जाने वाली गाड़ी 1:30 बजे आएगी। आगरा सिटी स्टेशन पर इंतजार का ये 1.5 घंटा बहुत मुश्किल से कटता, मगर वहां गाड़ियां मेरी ख्वाहिश के मामुजब कब आती जाती थी। 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है। 1.5 घंटे में मोती अपनी राय बदल सकती थी। वो कुछ और गुंडे अपनी मदद के लिए तलब कर सकती थी या पुलिस बुला सकती थी। चंपा की वजह से मैंने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीदे ताकि मेरी नजर में ज्यादा रहे। हम दोनों फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठ गए। मैंने चाकू अपने हाथ में रखा। वेटिंग रूम में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि कोई दरमियान में आया तो उसे कम से कम चंपा पे जिंदा नहीं मिलेगी। मेरी बहन फहमीदा की रुसवाई और मौत का ये बहुत कम खराज था, मगर उसका बेगैरत मजबूर भाई यही कुछ कर सकता था। चंपा बाई ने नकाब चेहरे से हटा ली थी और सर झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने फहमीदा के बारे में उसे बहुत सी बातें मालूम करने और उसे मारने की हसरत जबरन दबा रखी थी। गाड़ी आने में 15 मिनट की और ताखीर हो गई। ये 15 मिनट भी किसी न किसी तरह गुजर गए। काश मेरे पास पटा होता तो मैं चंपा की गर्दन में डालकर उसकी जंजीर हाथ में पकड़े रहता। गाड़ी आते ही स्टेशन पर बड़ी अफरा तफरी मच गई। मैंने चंपाबाई का हाथ पकड़ लिया। कुल्ली उसका सामान और बिस्तर उठाए हुए था। कंपार्टमेंट में सिर्फ एक मद्रासी मुसाफिर मौजूद था। पढ़ा लिखा शख्स मालूम होता था, उर्दू बहुत कम जानता था। उसने हंदा पेशानी से हमें आमने सामने वाली सीट दे दी और खुद ऊपर की बर्फ पर सोने के लिए चला गया। मैंने चंपाबाई को इशारा किया कि वो बिस्तर बिछाकर आराम करे। चंपाबाई देर तक सीट पर बैठी रही। मैं भी बैठा रहा। तुम भी सो जाओ, मेरी तरफ से इत्मीनान रखो, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है, सफर लंबा है चंपाबाई, सो जाओ। वो 1-2 घंटे तक खिड़की की तरफ मुंह किए एक पहलू से बैठी रही, फिर थक के बर्थ पर लेट गई। गाड़ी मुख्तसर वक्फों के साथ मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती रही। मैं तमाम रात जागता रहा। चंपाबाई मिल गई थी। वो मेरे उजड़े हुए घर की तरफ जाने वाला रास्ता थी। मेरी आंखों में अब्बा और अम्मी के चेहरे खुबे हुए थे। कफन में रखा हुआ फहमीदा का चेहरा बार बार सामने आ जाता था। चंपाबाई की आंखें बंद थी। मेरे हाथ बार बार उसकी गर्दन की तरफ उठते थे और रह जाते थे। ना मालूम अब्बाजान कैसे हों। अम्मी की मौत और फहमीदा की जुदाई ने उनकी कमर झुका दी होगी। बस मैं एक बार वहां पहुंच जाऊं, उनके पैरों पर गिर जाऊंगा और सब बहन भाइयों से कहूंगा, वो जब तक मेरे मुंह पर नहीं थूकेंगे मुझे सुकून नहीं आएगा। गाड़ी आगरे से बहुत दूर आ चुकी थी। खिड़कियों के शीशे धुंध से धुंधले हो गए थे। मैंने इन्हें साफ करके देखा। सूरज निकलने को था। चंपाबाई भी उठकर बैठ गई थी। नींद उसे भी नहीं आई थी। ऊपर मद्रासी मुसाफिर गहरी नींद सो रहा था। सुबह भोपाल के स्टेशन पर पूरी तरकारी लेकर मैंने चंपा के आगे रख दी। वो नाश्ता करते हुए झिझकी। तुम नहीं करोगे? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे भी नहीं है। थोड़ा सा खा लो, चाय पियोगी? हाँ जरूर, चाय पिलवा दो, उसने बोझल आवाज में कहा। मैंने चाय वाले को आवाज दी। गाड़ी के साथ चलने वाला बैरा भी सामने आ गया। मैंने उससे एक ट्रे लेकर चंपा को दे दी। मेरे हाथ की चाय पियोगे? उसने केतली में चीनी का एक चमचा डालते हुए कहा। मैं फौरन कोई जवाब नहीं दे सका। जी में आया कह दूं हाँ पी लूंगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को सजनिश की। मैं भी चाय नहीं पीऊंगा, मैंने मुतसर जवाब दिया और खिड़की में गर्दन टाल के प्लेटफॉर्म पर मुंतशिर मुसाफिर देखने लगा। अचानक मैं अपनी सीट पर उछल गया। कुछ दूर एक फरलांग से भी कम फासले पर मौलवी साहब जैसी सूरत का एक शख्स टी स्टॉल पर खड़ा था। वही कद, वही रंग, वही शेरवानी। मैं बेचैन हो गया। चंपाबाई की तरफ देखा। वो चाय पी रही थी। दरवाजा खोलकर मैंने प्लेटफॉर्म पर भागना शुरू कर दिया।
कई मुसाफिर मेरी बौखलाहट में गिरते गिरते बचे, लेकिन मेरे कदम कुछ फासले पर जाके मुंजमद हो गए। दूर से वो मौलवी साहब की शक्ल सूरत का कोई शख्स नजर आता था, मगर करीब से उनसे इतना मुख्तलिफ था कि मुझे अपने आप से नदामत हुई। भला भला मुझे मौलवी साहब और कोरा की सूरत क्यों नजर आती? मैं थके हुए कदमों से वापस आने लगा। अब्बाजान तक पहुंचने की कुछ न कुछ सबील पैदा हो गई थी, मगर कोरा न जाने कहाँ किस सिमत में रहती थी। मुझे हर सिमत उसकी आहट, उसकी खुशबू महसूस होती थी। आगरे में बुद्ध बख्शुओं को देखकर एक मौहूम सी उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद इन्हें चांग कबीले से गायब होने वाली लड़की कोरा का इल्म हो, मगर मोतिया के बालाहान पर पेश आने वाले हालात का कुछ अंदाजा नहीं था। कोरा की फिक्र करता तो चंपाबाई फिर हाथ न आती। पहले कहती थी कि उसने फहमीदा को मैसूर से हासिल किया है, अब बंबई की तरफ ले जा रही थी। चंपा की बात और इरादे का क्या भरोसा था। एक बारगी मुझे गुमान हुआ कि कहीं इसने मेरी गैर हाजिरी से फायदा न उठा लिया हो। मैं दौड़ के डिब्बे में दाखिल हुआ। मेरी सांस काबू में आई। चंपाबाई अपनी जगह बैठी हुई थी। गाड़ी भोपाल स्टेशन से रवाना हुई तो चंपाबाई अपनी सीट से उठकर मेरे बराबर आ गई। पहले यूं ही कभी खिड़की में झांकती, कभी मेरी सूरत तकती रही। फिर आहिस्तगी से उसने मुझे मुखातिब किया, अगर तुम्हें यह डर है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी तो ये बात दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। तुम अपने हक में बेहतरी कर रही हो। मैंने तुर्शी से कहा, तुम्हें तुम्हें या तुम्हारी बदजुबान बहन को ढूंढना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। वो चुप हो गई। गाड़ी चलती रही। फिर वो कुछ देर बाद मुझे कनखियों से देखते हुए बोली, फहमीदा तुम्हारी कौन होती थी? वो तुम्हें देखकर क्यों कूद गई थी? मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैंने आह भरकर कहा। नहीं, ये बात तो नहीं है। माशाल्लाह, तुम लाखों में एक हो, नौजवान हो, वजीह हो। अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुझे बता दो, कम से कम ये ख्याल करके कि फहमीदा से मेरा भी कुछ ताल्लुक रहा है। यही तो दुख है कि फहमीदा से तुम्हारा ताल्लुक क्यों रहा है चंपा बाई? तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आता ही क्यों है? मैंने बेजारी से कहा, मियाँ हम भी तो आखिरी इंसान हैं। किस्मत किस्मत की बात है। कौन चाहता है कि वो महफिल सजाए, लोगों की निगाहों में तमाशा बने? हमसे इतनी नफरत मत करो, हमारे सीने में भी दिल होता है।